भारती। सेहतनामा। सेहतनामा के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और आज के इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई की सुप्रसिद्ध रक्तदान विशेषज्ञ डॉक्टर निधि मेहता को। डॉक्टर निधि मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियोज में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा संक्षेप में परिचय हमारे सुनने वालों से आप मुखातिब हैं, बताइए आपके अपने बारे में। आई एम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट। Currently I'm a freelance consultant and I'm associated with the Comprehensive Thalassemia Center, which is a pediatric hem-onc and BMT center. It is a highly specialized center. It's a satellite center of Sion Medical College, मुंबई। जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बारे में ये बताया। तो दोस्तों, हम बता दें कि मुंबई के तमाम सेंटर्स हैं जिसमें थैलेसीमिया का भी इलाज होता है। वहां से भी इनको एक जरूरत पड़ती है कि भाई रक्तदान किस तरह से समर्पित किया जाए या किन मरीजों को किया जाए। तो ये रक्त की बात जो चलती है, तो ब्लड बैंक भी आप संभालती होंगी? हाँ जी, मैं ब्लड बैंक इंचार्ज थी। वहाँ पे मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की हेड थी और वहाँ पे हम जिन भी मरीजों को ब्लड चाहिए होता था उनको हम ब्लड दिया करते थे। मैडम, तो हम आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है थैलेसीमिया, उपचार की सुनिश्चित कितनी संभावनाएं। तो हम शुरू करते हैं और आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बहुत ही आसान से शब्दों में हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये जो बीमारी है थैलेसीमिया, ये है क्या? थैलेसीमिया जो वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से मिलके बना है। थैलस मीन्स सी, समुद्र, एंड एमिया मीन्स ब्लड। तो इस डिजीज का जो नाम है थैलेसीमिया, इसके और भी डिफरेंट नाम है, मेडिटेरेनियन एनीमिया, कुलीज एनीमिया। तो जैसा कि शब्द से हमें पता चल रहा है, सी के आसपास, सी बेल्ट में, मेडिटेरेनियन रीजन में रहने वाले लोगों में ये बीमारी होती है। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर कुलीज ने सबसे पहले इसके बारे में लोगों को बताया था सन 1925 में। हीमोग्लोबिनोपैथी मतलब हीमोग्लोबिन से संबंधित, जो कि इनहेरिट की जाती है एज पर मेंडल्स लॉ। इसमें क्या है, ये फैमिलीज में रन करता है और बच्चे पेरेंट्स से इनहेरिट इसे करते हैं। इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जी जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ये अनुवांशिकता वाली बीमारी है जो जेनेटिकली माँ बाप से या पूर्वजों से बच्चों में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सही। तो थैलेसीमिया में जो खास बात होती है, पहली नज़र में आपके पास तमाम मरीज जब ब्लड बैंक में ब्लड की दरकार के लिए आते हैं, तो पहली नज़र में कैसे पहचाना जाता है कि ये जो बच्चा है या जो व्यक्ति है थैलेसीमिया का मरीज है? इसमें जो बच्चे होते हैं उनके सिम्टम्स, मतलब ये 6 महीने से 24 महीने की उम्र में इसका डायग्नोसिस यूजुअली हो जाता है जी। इसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे इरिटेबल होते हैं, बीमार से रहते हैं, जॉन्डिस के साथ आते हैं बच्चे, सांस उठने की तकलीफ होती है, कभी कभी चेहरे पे बोनी डिफेक्ट होता है। तो उससे जो डॉक्टर है इसे पहचान लेते हैं कि हो सकता है ये थैलेसीमिया का मरीज है। और जो मेन बात होती है, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, खाता नहीं है, इन सब चीजों से जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं वो इसे पहचान लेते हैं। हमारा रोल जो इसमें रहता है, हम इन्हें ब्लड देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
जी जी, रक्तदान की जो बातचीत होती है और आपके संपर्क में जब ये आते हैं तो रक्त को आप इनको समर्पित करते हैं। बिल्कुल। उनकी अनचाही या मनचाही जो मात्रा होती है उसको आप डिसाइड करते हैं विशेषज्ञों के जरिए। जो इंडियन सिनेरियो है, हमारी पॉपुलेशन करीब 1300 मिलियन है। जो स्टडीज बताती हैं, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, वो कहती है हर साल 10,000 नए थैलेसीमिया के बच्चे ऐड हो रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ बर्डन है वो हमारे देश पे काफी है। जी जी, चूंकि ये भी ज्ञात होता है कि अनुवांशिक रोग है, ये एक हेरिडिटी कैरेक्टर में आता है, तो ये गर्भावस्था में जब स्त्री होती है तभी पता नहीं चल जाता परीक्षण से कि बच्चे में कोई ऐसे विकार आने वाले हैं? बिल्कुल, ये पता कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक पद्धति होती है जिसमें एक नीडल डाल के महिला के गर्भ में से ब्लड लिया जाता है, उसको टेस्ट करके ये पता किया जा सकता है कि बच्चे में डिजीज का जो जीन है वो है या नहीं। ये पता किया जा सकता है। जो आप बता रहे हैं गर्भावस्था में, तो प्रीनेटल प्रिवेंशन है, उसको प्रेगनेंसी में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्क हिस्ट्री के बेस पे, और स्क्रीनिंग ऑफ वुमेन बाय एमनियोसेंटेंसिस ये 16 से 20 हफ्ते या 22 हफ्ते तक जो जेस्टेशनल वीक है महिला का, उसमें फीटल ब्लड लेके उसका HPLC एक टेस्ट होता है जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे कहते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरेसिस करके ये पता लगाया जा सकता है कि फीटस में थैलेसीमिया है कि नहीं। अगर मान लीजिए पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसी वक्त ऐसी कोई रोकथाम हो सकती है उसके लिए, या एबॉर्शन होता है? नहीं, उस केस में अगर थैलेसीमिया मेजर है तो अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में जो डिसीजन है वो जो हमारे ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं वही लेते हैं, एज पर द पेशेंट कंडीशन, महिला की क्या स्थिति है उस पे। अन्यथा अगर जन्म देना जरूरी होता है तो दिया ही जाता है। हाँ, मतलब वो एक पर्टिकुलर एज क्रॉस हो गई है जेस्टेशन की और जन्म देना जरूरी है, तो वो उस समय डॉक्टर उस सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो हम आगे भी अभी चर्चा को बढ़ाएंगे। फिलहाल संगीतमय वातावरण बनाने की बारी है। आपकी पसंद का यहाँ एक पहला गीत सुनना चाहेंगे हम। ये बच्चों की एक बीमारी है, इसके लिए गीत बच्चों के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। भारत सरकार ने देश भर में 21 प्रोटीन्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है तो ये बीमारी हो जाती है। मेनली 2 तरह के होते हैं ये थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। सो अल्फा थैलेसीमिया तब होता है तो जो जीन अल्फा प्रोटीन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है उसमें डिफेक्ट हो, और बीटा थैलेसीमिया तब होता है जो जीन बीटा ग्लोबिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, उसमें जब जीन में डिफेक्ट होता है तो ये होता है। मैं इसमें साथ में बताना चाहूंगी जो अल्फा थैलेसीमिया है ये मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट, चाइना और अफ्रीकन डिसेंट की पब्लिक में होता है, और जो बीटा थैलेसीमिया है ये पीपल ऑफ मेडिटेरेनियन ओरिजिन में होता है, कुछ मात्रा में चाइनीज, अदर एशियंस, अफ्रीकन, अमेरिकन्स, बट मोस्टली जो मेडिटेरेनियन रीजन है उनमें बीटा थैलेसीमिया पाया जाता है। तो जैसे आपने शुरू में बताया था कि जहां समुद्री इलाके होते हैं वहां ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, तो इसका खास कारण क्या है? कोई ऐसी जलवायु वाली बात है या कोई खास बात है? तो देखिए, इसका जलवायु विशेष से कुछ खास संबंध नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बताया इन रीजन्स में ज्यादा होता है। दिस इज बेसिकली अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज इनहेरिटेड इन चिल्ड्रन। जी हाँ, ये तो आपने बता दिया, स्पष्ट है कि अनुवांशिकता के कारण ही ये बीमारी होती है, और इसकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती क्यों जा रही है? जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं कि पहले इसका जो एक प्रमाण था वो कम था, लेकिन अभी और देखने में आ रहा है कि इसको रोकथाम करने के बावजूद अस्पतालों में और ब्लड बैंक में खास तौर से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है कि ब्लड बच्चों के लिए चाहिए ही चाहिए। थैलेसीमिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जो कंसैंग्विनस मैरिजेस होती हैं, इनएडिक्वेट डायग्नोसिस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसके कारण ये बढ़ता जा रहा है। अब अगर जो माँ बाप हैं वो माइनर हैं, मतलब उनमें जीन्स हैं, तो एक पॉसिबिलिटी होती है, अगर दोनों पेरेंट्स माइनर हैं तो 50% चांसेस होते हैं कि बच्चा नॉर्मल हो, 25% चांसेस होते हैं कि वो माइनर हो। सो 25% पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल हो बच्चा, 50% पॉसिबिलिटी है कि बच्चे भी माइनर हो, और 25% पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। ओके।
मतलब अगर पेरेंट्स दोनों माइनर है और वो वाले दोनों जीन मिल गए तो ये डोमिनेंट हो जाएगा और बच्चे में बीटा थैलेसीमिया मैनिफेस्ट करेगा। जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इतना डायग्नोस होने के बावजूद भी और ये जो संख्या बढ़ती जा रही है इसको कंट्रोल तो किया जा रहा है, कोशिश भी की जा रही है, तमाम सेंटर्स काम भी कर रहे हैं और एनजीओज भी काम कर रहे हैं इसके लिए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गाना यहाँ पर हो जाए ताकि वातावरण संगीतमय बन जाए। मैं मेरी मदर के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ। ओ माँ। हम सुनवा रहे हैं आपके लिए आपकी पसंद का गीत इस समय सुनवाया गया। इस समय जो बातचीत चल रही है उसमें जानेंगे कि थैलेसीमिया के कितने प्रकार नजर होते हैं और साइंटिफिकली वो कितने प्रूव्ड हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन डिफेक्ट अल्फा बीटा थैलेसीमिया जो हमारा संता है थैलेसीमिया से आता है और ये 3 तरीके से होता है। वो कैसे? इसे जो इसकी डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन, माइनर, मेजर और एक बीच में इंटरमीडिएट। अच्छा, मैं बताना चाहूंगी हमारे सुनने वालों को कि जो माइनर थैलेसीमिया होता है ये यूजुअली कैरियर्स होते हैं। इनमें अनीमिया या तो नहीं होता या कम मात्रा में होता है और इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। अच्छा। जो इंटरमीडिएट होता है वो माइनर से थोड़ा सीवियर होता है, उनको भी रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो इंटरमीडिएट महिलाएं होती हैं उनको हो सकता है प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे ब्लड की जरूरत पड़े। लेकिन इनमें एक बात और ये होती है कि इनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती है। अच्छा। थोड़ी कम रहती है। और जो थैलेसीमिया मेजर है, जो मैंने आपको बताया नाम कूलीज एनीमिया, वो 6 महीने पे ही पहले भी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कितना फॉल्टी है जी, उसमें जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है। और थैलेसीमिया मेजर के जो मरीज होते हैं वो तो बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सरवाइव नहीं कर सकते, उनको चढ़ाया ही जाता है, उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना ही पड़ता है। अच्छा, ये कितनी अवधि के दौरान कितना कितना देना पड़ता है? अच्छा, जो आपका ये सवाल है ब्लड कितनी अवधि में देना पड़ता है, इसका डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है, बच्चे की एक्टिविटी क्या है। जैसे जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे का हीमोग्लोबिन 11.5 से 12 तक मेंटेन करें, जिससे बच्चे को जो सांस की तकलीफ है या इरिटेबिलिटी है वो ना रहे, वो मेंटेन एक करना पड़ता है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन 9 होता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे का विद ऑल रूटीन एक्टिविटीज 1 ग्राम पर वीक हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है। तो 3 to 4 वीक्स में ये ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। एक तो हुई अवधि की बात, फिर एक आती है कितनी मात्रा में। तो ये भी बच्चे की एज पे, उसकी ग्रोथ, उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है जी। तो अधिकतर जो मरीज आपके पास आते होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई एज वाइज वो कितने होते हैं और उनमें कितना इम्प्रूवमेंट पाया जाता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें जो बाल रोग विशेषज्ञ ब्लड देते हैं 15 to 20 ml पर kg बॉडी वेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अच्छा। और जो ये ट्रांसफ्यूजन होता है मुंबई में ही नहीं पूरे देश में काफी सारे डे केयर सेंटर्स हैं, उनमें से एक ये हाईली स्पेशलाइज सेंटर है जो मैंने आपको नाम बताया, कॉम्प्रिहेंसिव थैलेसीमिया केयर पीडियाट्रिक हीमोंक एंड बीएमटी सेंटर। ये साइंस मेडिकल कॉलेज का एक एक्सटेंशन सेंटर है जी, जो देश में अपने आप में एक अनूठा सेंटर है, यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है। यहाँ पे इनका एक डे केयर सेक्शन है, इंडोर पेशेंट्स भी होते हैं और बीएमटी सेक्शन भी है। अच्छा। तो यहाँ पे जो थैलेसीमिया वाले बच्चे होते हैं उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है। तो यहाँ पे 110 से 120 के करीब थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 महीने से लेके 35 साल तक है। ओहो। तो ये आपने पाया होगा डॉक्टर साहब कि जो बच्चे थैलेसीमिया के रोगी होते हैं इनकी मान लीजिए ये मैक्सिमम जो आयु है वो कितनी पाई जाती है? आजकल जो है थैलेसीमिया की आयु 40 से ऊपर भी पाई गई है। वी कैन सी पेशेंट्स हैप्पीली मैरिड। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी एक पेशेंट है जहाँ पे मैं विजिटिंग कंसल्टेंट के रूप में जाती हूँ, जो जिनकी अभी शादी हुई है और शादी होके
मरीज है जिन्हें मैं जानती हूँ जिनको हम रेगुलर ब्लड देते थे, उनकी डिलीवरी भी हुई है और उनकी डॉटर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है, उसका बिल्कुल ध्यान रखा गया था क्योंकि मदर वाज पेशेंट, तो उनका जो प्रीनेटल था, मतलब जो आपने पूछा गर्भावस्था में, बराबर जांच करके ये सब रिकॉर्ड रखा गया था और उनकी डबल नॉर्मल हुई है। थैलेसीमिया वाले जो युवा युवती होते हैं वो बिल्कुल एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑफिस जॉब्स भी करते हैं, अर्निंग भी करते हैं, बट साथ में एवरी 2 weeks उनको किसी भी डे केयर सेंटर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी जाना पड़ता है। बात चल रही थैलेसीमिया की, तो देखिए प्रति वर्ष जब WHO इसकी थीम डिसाइड करता है तो प्रत्येक सन में अलग अलग थीम्स होती है इंस्पायर करने के लोगों को और मरिए उनके अभिभावकों के लिए। तो 2019 में थैलेसीमिया की जो थीम है वो क्या है? 2019 में जो ITD जो संस्था है, उन्होंने जो थीम डिसाइड किया वो है यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विसेज, बिल्डिंग ब्रिजेस विद एंड फॉर पेशेंट्स, विच मीन्स जो भी थैलेसीमिया के बच्चे हैं सबको थैलेसीमिया हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस होना चाहिए, उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए, एंड जो मरीज और डॉक्टर या वो एक सेतु बना रहे उनके में समाहित हो जाइए ताकि ब्रिज पूरी तरह से बना रहे। बिल्कुल, से एक जो ट्रीटमेंट लाइन है वो बराबर चलती रहे और हमारे प्रोग्राम की भी लाइन चलती रहेगी। हम देंगे यहाँ पर और आपकी पसंद का एक और गाना होगा यहाँ पर। अभी मेरे भाई मेरे लिए बड़े प्यार से गाना गाया करते थे मैं जब छोटी थी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में हमारी बना है। सुनते हैं आपकी भाई बहन के प्यार की बात थी इसमें। और देखिए जहाँ प्रेम या स्नेह होता है वहाँ चिंता होती है, केयर होती है। और हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम को सुनकर लोग आसपास के जो थैलेसीमिया के मरीज हैं उनकी केयर करें। इस साल की जो थीम है उसको प्रासंगिक बनाएं, ब्रिज बने एक दूसरे के लिए। और ये बताइए कि इसके सिम्टम्स तो आपने जिक्र किया था इसी प्रोग्राम की शुरुआत में कि लक्षण क्या क्या होते हैं। इससे शुरू करते हुए आप विस्तार में बताइए कि इस थैलेसीमिया का जो डायग्नोस होता है वो कैसे होता है। सो देखिए, जो अल्फा थैलेसीमिया है उसका जो मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है उसमें तो अनबॉर्न बेबी की ही डेथ हो सकती है, स्टिल बर्थ होता है। जो बीटा थैलेसीमिया वाले बच्चे होते हैं वो एट बर्थ नॉर्मल रहते हैं, मतलब आपको एट बर्थ अगर प्रीनेटल कुछ नहीं डायग्नोसिस हुआ है, पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को थैलेसीमिया है, लेकिन विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ उनकी सीवियर एनीमिया की डायग्नोसिस हो जाती है। कैसे होगी, माँ बाप को कैसे पता चलेगा? जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, थोड़ी बोन डिफॉर्मिटी होती है तो लगता है कुछ ना, चेहरा नॉर्मल सा नहीं है, बच्चा थका थका रहता है, लंबाई नहीं बढ़ती है, इरिटेबिलिटी रहती है, कभी सांस की तकलीफ होती है या फिर पीलिया हो जाता है। उससे पता चलता बच्चा खाता नहीं है, भूख नहीं लगती है। इन सब चीजों से माँ बाप को लगता है कि बच्चे को अस्पताल लेके जाएं, क्योंकि आजकल आपको पता है माएं बड़ी ही सजग रहती हैं। जी जी। तो इन सब चीजों से इंडिकेशन मिलता है पेरेंट्स को कि वो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाए। ये तो बात हो गई, लेकिन जब मरीज को डॉक्टर के पास लाया जाता है तो एक निदान वाली बात होती है, भाई ये परीक्षण करवा लीजिए या ये टेस्ट करवा लीजिए। वो डायग्नोस कैसे होता है कि वाकई थैलेसीमिया है या कंटेम्पररी इसका हीमोग्लोबिन कम है? तो देखिए, जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं जब बच्चा उनके पास जाता है वो बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस में तो मैंने जैसे आपको बताया पीलिया दिखेगा या तो बोन डिफॉर्मिटी होगी, हाइट थोड़ी सी जो चार्ट होता है उस पर मैच नहीं करती है, हाइट और एज। फिर जब वो बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो स्प्लीन एक ऑर्गन होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन से ही बाल रोग विशेषज्ञ को आइडिया हो जाता है कि हो सकता है। तो जैसे ही उनको आइडिया लगता है तो वो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। और आजकल तो आपको वैसे ही पता है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज प्रैक्टिस, मतलब जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर को दिख रहा है वो उसको वैलिडेट करना चाहेंगे टेस्ट करके। तो उसका बच्चे का ब्लड सैंपल भेजा जाता है। तो जो उनकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं जब वो लैब में जाता है, सैंपल टेस्ट होता है, वो थोड़ी छोटी साइज की होती हैं। जब वो हेमेटोलॉजिस्ट चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में, कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, रेड सेल्स की मात्रा भी कम होती है, तो एनीमिया का पता चलता है। तो जैसे ही ये सब
आइडेंटिफाई होता है कि भैया हीमोग्लोबिन कम है, तो सीधा ही हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए टेस्ट कर लिया जाता है। तो उसमें वो बैंड में पता चल जाता है कि कोई एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है क्या। उसके बाद फर्दर टू कंफर्म एंड असर्टेन द एग्जैक्ट डायग्नोसिस HPLC भी किया जाता है, एंड आजकल तो जेनेटिक टेस्ट भी हो जाते हैं, म्यूटेशन एनालिसिस होता है। जैसे ही ये सब सीरीज चालू होती है तो आजकल डॉक्टर्स भी बड़े सजग हैं, वो मदर का भी टेस्ट कर लेते हैं, फादर का भी ब्लड सैंपल लेके टेस्ट कर लेते हैं, एंड दे ट्राई टू रीच टू एग्जैक्ट डायग्नोसिस सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड। चूंकि आप ब्लड बैंक से रिलेटेड हैं और मरीजों को ब्लड चढ़ाने का, रक्तदान करने का काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्रॉस मैचिंग भी उसमें बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, कई बार कोष में रक्त ही नहीं होता है, तो हम उस पर भी आएंगे। लेकिन इसके पहले जाएंगे उस विषय पर कि जो निदान वाली बात होती है और पाए जाते हैं कि ये थैलेसीमिया का ही मरीज है, तो कितने मरीज तादाद में होते हैं देश भर में, आंकड़ा क्या कहता है आपका? जैसा कि मैंने बताया, हिंदुस्तान में आज की डेट में करीब 1 लाख से ज्यादा मरीज होंगे और प्रति वर्ष 10,000 के करीब मरीज ऐड होते जा रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डे केयर सेंटर्स हैं, और चूंकि मैं ब्लड बैंक से संबंध रखती हूँ, SBTC जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, NBTC नेशनल ब्लड पॉलिसी के तहत ये भारत सरकार का जारी किया हुआ नियम है कि थैलेसीमिया मरीजों को ब्लड फ्री दिया जाए। अच्छा। जो भी बड़े ब्लड बैंक्स हैं या कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, स्टैंड ब्लड बैंक्स, सभी थैलेसीमिया के मरीजों को फ्री ब्लड देते हैं। काफी सारे ब्लड बैंक्स ऐसे हैं जो ब्लड बैंक में ही थैलेसीमिया डे केयर चाहते हैं, मतलब उनके पास बच्चे एनरोल्ड हैं जो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं। हॉस्पिटल्स हैं जिनके डेडिकेटेड डे केयर सेंटर्स हैं, और मैंने जो आपको बताया वो तो है ही। अच्छा, देखिए आप ब्लड बैंक से रिलेटेड है, ये भी आपके संदर्भ में आता होगा कि ब्लड का जो कोष है वो बढ़ा जाए, बैंक बढ़ जाए। तो जब बच्चे के साथ पेरेंट्स आते हैं या कोई रिश्तेदार आते हैं तो ये इंस्पिरेशनल बात होनी चाहिए कि उनको ब्लड देना चाहिए। वे हिचकते हैं या देते हैं? नहीं, आज जो रक्तदान की बात आपने कही, किसी जमाने में लोग हिचका करते थे, आजकल तो आप एक को कहिए और 4 लोग ब्लड देने के लिए आ जाते हैं। तैयार हो जाते और मैं आपको बताऊंगी के मरीज हैं, काफी सारे जो ब्लड सेंटर्स हैं इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक पूल ऑफ डोनर्स तैयार कर ले हैं। जैसे आपने बोला क्रॉस मैच की डिफिकल्टी, थैलेसीमिया चूंकि उसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है तो उसमें एंटीबॉडीज बनने के चांसेस होते हैं। उन चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए काफी सारे सेंटर्स, और आजकल चूंकि माँ बाप भी बहुत सजग है, वो ऐसा 20-25-30 लोगों का डोनर पूल तैयार कर लेते हैं और उनका एवरी 3 मंथ करवा के ही ब्लड मरीज को दिया जाता है, ताकि एक आसानी हो और बच्चे में एंटीबॉडी प्रोडक्शन ना हो, जिससे कि बाद में कभी क्रॉस की डिफिकल्टी ना आए। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, और इसमें हमारा प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा जब आपके पसंदीदा नगमे की बात होगी। मुझे पसंदीदा नगमा देने में बड़ी ही खुशी हो रही है। मैं ये मेरे जीवन साथी के लिए डेडिकेट करना चाहूंगी, कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू। आइए सुनवाते हैं, और आपकी खुशी को दुगना को समर्पित किया। लेकिन वो बाल रोगी भी तो आपके साथी ही हैं जो आपके करीब आते हैं अभिभावकों के साथ ब्लड की चाह में, और बहुत ही कम ओजस वाला चेहरा मोहरा लिए, तो बार बार आप देखते हैं तो ऐसा लगता है काश ये ठीक हो जाए। सबसे पहले ये बताइए इस पॉइंट पर कि क्या ये बीमारी जो है थैलेसीमिया क्यूरेबल है आज के संदर्भ में? बिल्कुल, थैलेसीमिया एक समय था जब बच्चे बहुत अर्ली एज में चले जाते थे, लेकिन विद रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज बच्चों की ग्रोथ भी सही होती है, और विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चों में कभी कभी आयरन स्टोर्स जमा हो जाते हैं, तो उसके लिए आयरन चीलेशन थेरेपी बच्चों को दी जाती है। अब आप पूछेंगे आयरन चीलेशन थेरेपी क्या होता है? बताइए। कुछ दवाइयां हैं, डेस्पराल, डेसीरॉक्स,
असुनरा, केल्फर, ये मेडिकेशंस बच्चों को विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि आयरन ओवरडोज ना हो। उनको जो ये डे केयर सेंटर्स होते हैं वहां पे जो डाइटिशियन होते हैं वो भी गाइड करते हैं, मतलब जो आयरन वाली चीजें हैं वो ज्यादा ना खाएं। आपका कहने का मतलब कि लौह तत्व मिलने वाले पदार्थ जो उसमें शामिल होते हैं उसको बैलेंस किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, बीएमटी सेंटर मेजर ट्रीटमेंट है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आपका मतलब है बोन मैरो प्रत्यारोपण? हाँ जी, बोन मैरो प्रत्यारोपण। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। पहले ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव था, फ्रीली और इजीली हर किसी के एक्सेस में भी नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगी सन 1981 के करीब ये चालू हुआ था और हिंदुस्तान में 1991 में इंडियन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री बनाई गई और ये ट्रीटमेंट चालू हुआ। धीरे धीरे ये ट्रीटमेंट बढ़ता जा रहा है और अब तो काफी सारे सेंटर्स हुए हैं। लगभग मैं बताना चाहूंगी करीब 35 ऐसे सेंटर्स हैं अपने कंट्री में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए क्या होता है कि जो मरीज है उसका HLA टाइपिंग करके उसका रिपोर्ट निकाला जाता है और फिर उसके हिसाब से उसके सिबलिंग्स, पेरेंट्स को टेस्ट किया जाता है और जो भी मैच होता है, मतलब जो परफेक्ट मैच होता है, जैसे कि हम ब्लड का क्रॉस मैच करते हैं, मैच करके ब्लड देते हैं, इसी तरह जो हमें बोन मैरो प्रत्यारोपण करना है वो भी मैच करके देते हैं। तो या तो सिबलिंग से, पेरेंट्स से या फिर कोई रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों से, हाँ वैसा भी ट्रांसप्लांट होता है, या फिर रजिस्ट्री में, जैसे आजकल बोन मैरो रजिस्ट्रीज हैं, अपने कंट्री में भी हैं, विश्व में भी हैं, उनमें से वो जो पेशेंट का HLA मैच है उसको ढूंढा जाता है उसके बेसिस पे, और जो डोनर अगर मिल गया, सिबलिंग्स नहीं है अगर, तो उन डोनर का बोन मैरो लेके, अभी बोन मैरो लेने की बात जहां पे होती है तो या तो बोन मैरो लिया जा सकता है या फिर ऐसी मशीनें होती हैं जिससे हम डोनर का कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड जो है, जिसमें जो हमें कंटेंट्स चाहिए, वो एफेरेसिस मशीन के थ्रू पेरिफेरल ब्लड से ही ले लेते हैं जी। और वो हम बच्चे में जो मरीज है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह इन्फ्यूज कर देते हैं। जी जी, चढ़ा देती हैं उसको, चढ़ा देते। ये सब बात करने में इजी लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी नहीं है। इसमें जो पहले मरीज है उसकी प्रिपरेशन, जो डोनर है उसकी प्रिपरेशन, डोनर को एक पर्टिकुलर इंजेक्शन देना पड़ता है जिससे कि उसमें जो हमें कंटेंट चाहिए CD34 सेल्स वो बढ़ जाएं और उसके पेरिफेरल ब्लड में आ जाएं, और जो मरीज है उसको भी प्राइम करना पड़ता है। उसको कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ या जो BMT फिजिशियंस होते हैं, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग ये सब पूरा कार्यक्रम देखते हैं कि मरीज की भी प्राइमिंग हो जिससे उसका जो फॉल्टी हीमोग्लोबिन है वो कम किया जाए, और इधर डोनर को प्राइम करके डोनर का करंट आ जाए। और जो हम लोग हैं ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट, रक्तदान स्पेशलिस्ट, वो एफेरेसिस मशीन की मदद से डोनर में से वो प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट फिर BMT फिजिशियन बच्चे में चढ़ा देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है उसमें बच्चे को ब्लड की भी जरूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ती है, और भी बहुत सारा मेडिकेशन है जो लगता है। तो जो पूरा प्रोसेस है 20 से 25 दिन, कभी ज्यादा भी हो सकता है, मरीज में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। तो ये इस तरह से पूरा जो प्रोसेस है ये चलता है। इन बच्चों का रेगुलर फॉलोअप किया जाता है, फर्दर टेस्ट करके देखा जाता है कि भाई उसमें वो जो डोनर के सेल्स हैं वो पूरी तरह प्रत्यारोपित हो गए हैं कि नहीं। और एक बार प्रत्यारोपण होने के बाद मरीज की लाइफ स्मूथ चलती है। जो अब ट्रांसप्लांट पेशेंट है, जो सब बहुत ध्यान रखने की बातें हैं, इन्फेक्शन ना हो, कुछ एक्सपोजर ना हो, वो सब तो जरूर ध्यान रखा जाता है। लेकिन विद ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट बच्चा एक हेल्दी लाइफ लीड करता है और इससे क्योर हो जाता है। एक और मैं आपको आगे बात बताना चाहूंगी, साइंस में तो एडवांसमेंट हो ही रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं। तो एक जेनेटिक थेरेपी भी आई है, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसमें क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो जीन डिफेक्ट है, जो जीन बीटा ग्लोबिन को बनने में मदद कर रहा है, वो डिफेक्टिव होता है, इसलिए बीटा ग्लोबिन डिफेक्टिव होता है। तो वो जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही आ गई है। हालांकि अभी रिसर्च फेज में है, बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो समय दूर नहीं जब
ये भी आम सी हो जाएगी। ये भी आम सी हो जाएगी, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट आम हो गया है। अच्छा, ट्रांसप्लांट की जो बात की आपने, ये इसमें भी स्टरलाइज्ड जो थिएटर्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स की तरह वो इस्तेमाल होते हैं या आम रूम में हो जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि सब कुछ बहुत ही स्टरलाइज तरीके से होता है। जो बोन मैरो यूनिट होता है, मतलब जैसे आप वार्ड होता है एक नॉर्मल वार्ड, बोन मैरो यूनिट में पूरा स्टरलाइजेशन प्रोसेस फॉलो होता है, बिल्कुल ओटी की तरह। एचवैक सिस्टम होता है, हेपा फिल्टर्स होते हैं, हर कोई अंदर नहीं जा सकता। और जो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसके लिए बच्चे की काउंसलिंग और पेरेंट, पापा या दादा दादी जो भी बच्चे के साथ अंदर बीएमटी यूनिट में रहेंगे उनकी काउंसलिंग होती है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता। और बोन मैरो यूनिट में भी अलग अलग कमरे होते हैं, एक कमरे में एक ही बच्चा रहता है। जैसे उनका खाना है तो वो भी वो पास बॉक्स से जाता है प्रॉपरली, जिसमें फैसिलिटी है स्टरलाइजेशन की, जिससे बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं हो, कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई कंटामिनेशन ना हो। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। बहुत ही कठिन बातों को आसान से शब्दों में आपने जाहिर किया डॉक्टर साहब। अब हम चाहेंगे कि ये हो ही ना थैलेसीमिया, इसे रोकने के लिए कोई खास उपाय जो आप पहले भी हल में बता चुके हैं, और प्रिवेंशन क्या जरूरी लेना होते हैं वो तफसील से बताइए। तो प्रिवेंशन के लिए टेस्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉलेज, आपने देखा होगा मूवी थिएटर्स में चालू होने से पहले फिर ब्रॉडकास्ट होती है, वो एक कैंसर का मरीज, लंग कैंसर का मरीज दिखाया जाता है। तो ऐसा नेशनल लेवल पे ऐसी मूवीज बनाई जाएं, ऐसा रेडियो पे संदेश जारी किया जाए, जैसे आप लोग संदेश जारी करते हैं रक्तदान, महादान, या बहुत सारी डिजीजों के बारे में, एड्स के बारे में, अंगदान के बारे में, हाँ अंगदान के बारे में, एड्स के बारे में, कैसे बचाव, उस तरह से समय समय पे इसके बारे में भी मैसेजेस जाते रहें। और बहुत कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं देश में जहां पे प्री प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग, बहुत ही सिंपल से टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड सॉल्युबिलिटी टेस्ट करके देखा जाता है जी। सिंपल सीबीसी जो टेस्ट है वो करके देखा जाता है। अगर ब्लड सॉल्युबिलिटी टेस्ट में जो वो एक मास स्क्रीनिंग का जरिया है, कुछ प्रॉब्लम आए तो उन पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस और एचपीएलसी होता है। तो इसमें साथ में अगर पता चल गया कि थैलेसीमिया माइनर है, कोई भी फीमेल या मेल, दो माइनर का शादी नहीं होना चाहिए, या अगर विवाह होता है तो फिर प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। तो ये मास लेवल पे मीडिया के जरिए ये सब का प्रोपोगेशन लोगों को बताना, उससे इसकी प्रिवेंशन हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि ये जो टेस्ट है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है जी। अगेंस्ट दैट, अगर कोई थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होता है, उसकी जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन, चलिए ठीक है भारत सरकार ने उनका ट्रांसफ्यूजन फ्री किया है, बट मुझे को से अस्पताल, क्योंकि घर पे तो हो नहीं सकता, डॉक्टर की ओपीडी क्लिनिक में हो नहीं सकता, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर में आना ही पड़ेगा। वो कॉस्ट, उसका स्कूल मिस होता है, पेरेंट्स का ऑफिस मिस होता है, आयरन चिलेशन की कॉस्ट, साथ में एंटी प्रोडक्शन के लिए ल्यूब्रिकेशन की कॉस्ट, वो सब कॉस्ट। फिर अगर ट्रांसप्लांट के लिए गया, हालांकि बहुत सारे एनजीओज हैं जो मदद करते हैं, फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट है जो मदद करते हैं, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन की कॉस्ट इज मच लेसर देन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि इतनी तमाम सारी कॉस्ट आती है प्रिवेंशन के जरिए भी, अगर आप हैं तो क्या मेडिक्लेम में ऐसी कोई व्यवस्था है इस रोग को रोकने के लिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, खर्चे के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। मेडिक्लेम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कवर नहीं करता। मेरे पास ऐसे मरीज थे जो आते थे, जो ये फ्री ब्लड की व्यवस्था हुई है इसीलिए क्योंकि उनको कोई फ्री का सपोर्ट ही नहीं था, मतलब मेडिक्लेम ने कवर नहीं किया, मतलब ये प्रावधान नहीं है ही नहीं। जी जी। अच्छा, रक्त इकट्ठा करते हैं के लिए तो कई कैंप पड़ते हैं, तो वहां से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? कैंप्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं इस समय पे एक गुजारिश करना चाहूंगी हमारे सुनने वालों से, जो हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं इनको रेगुलर ब्लड की जरूरत पड़ती है। ये होली, दिवाली, जनवरी, फरवरी का महीना नहीं देखते हैं। यूजुअली क्या होता है, मुंबई में ही नहीं पूरे देश में मई, जून और अप्रैल का आधा महीना, इस समय ब्लड की बड़ी कमी हो जाती है। होता क्या है, बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं,
लोग वेकेशन पे चले जाते हैं, तो ब्लड बैंक्स में ब्लड की बड़ी कमी हो जाती है। और यही ऐसा समय होता है जब कैंप भी कम होते हैं, जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती हैं, मतलब गणपति उत्सव और वो सब जुलाई ऑनवर्ड्स कैंप्स चालू हो जाते हैं। बस इस समय ब्लड की बड़ी कमी होती है। तो मेरी सभी सुनने वालों से गुजारिश है, इस समय भी ब्लड बैंक्स में ब्लड देते रहें, जिससे हमारे ये जो बच्चे हैं थैलेसीमिया के, जो सर्वाइव ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे करते हैं, उनको अनइंटरप्टेड ब्लड मिलता रहे। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और फिलहाल कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है, तो आपसे गुजारिश करेंगे चलते चलते अपनी पसंद का एक और गाना सुनवाइए जरूर। मैं चाहूंगी कि ये जो हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, ये जिए हजारों साल। साथ ही मैं अपने जीवन साथी के लिए गाना सुनवाना चाहूंगी, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। सुनवा रहे हैं आपका समापन की ओर है। तो डॉक्टर साहब, हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि चूंकि रक्तदान विशेषज्ञ हैं आप, तो इस पूरी संदर्भ वाली बात में क्या संदेश आपका होगा आज के प्रोग्राम में हमारे सुनने वालों के लिए, ताकि थैलेसीमिया के मरीज भी इससे सुकून पा सकें और रक्त जो कैंप हैं उसकी कमी भी आपको पूरी हो सके। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर्स, पेशेंट्स एंड नेशन के बीच में एक सेतु बने। नेशनली कोऑर्डिनेटेड थैलेसीमिया कंट्रोल प्रोग्राम्स जारी किए जाएं, इन एडिशन टू व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल, सो दैट each and every patient of thalassemia gets appropriate blood transfusions, gets his part of treatment as stem cell transplantation, and lives a healthy life. Get inspired, get involved, inform, help, let live. बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा संदेश देने के लिए। और डॉक्टर साहब, अपने विविध भारती के स्टूडियोज में आकर आज जो ये चर्चा की है, तो उससे उम्मीद है कि कई हमारे देश के वो बच्चे जो थैलेसीमिया के मरीज हैं, उनके अभिभावक के जरिए ये संदेश भी पहुंचेगा और वो लाभान्वित भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने के लिए। शुक्रिया दोस्त, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध रक्तदान विशेषज्ञ डॉक्टर निधि मेहता से। और आज की बातचीत का विषय था थैलेसीमिया रोग, सुनिश्चित उपचार की संभावनाएं। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दिवाकर द्विवेदी ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार। सेहतनामा।